फ्रांस के एवियन में चल रही G7 समिट में आज बहुत ही अहम दिन है। करीब 16 महीने बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। बैठक से पहले ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। पूरी डिटेल के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण जी, बताइए कितनी अहम है ये बैठक और क्यों अहम है, किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होनी है और बैठक से पहले दो तरीके की जो चीज़ें निकल कर आई उस पर गौर करने लायक है। पहली बात कि अभी बैठक से पहले वहाँ पे लंच ऑन मीटिंग हो रही थी, लंच ब्रेक था, तो लोग आपस में मिलजुल रहे थे। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। वो दरअसल दर्शाता है कि बैठक से पहले किस तरह के मूड में वो हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी कूल हैं, काफ़ी काम हैं और किलर हैं। मैं उनकी तरह वैसे हूं नहीं। दरअसल वो अपने से तुलना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे कि हमारे मुकाबले ज़्यादा कूल हैं, हम जिस तरह से बातें करते हैं शायद वैसा वो नहीं करते। तो वो एक तरीके से तारीफ करके एक माहौल वहाँ पे ज़रूर बना है। तो एक कंफर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखा और अब से कुछ ही देर बाद वो बैठक शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। और इस बैठक में सर्जियो गोर भी रहेंगे जो कि एम्बेसडर हैं। और इस बैठक में ध्यान दीजिएगा, बैठक दो लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की हत्या हो गई थी यूएस के नेवी की तरफ से हमले में। तो इसको लेके काफ़ी कड़वाहट सा माहौल बना हुआ है। तो ये मुद्दा बहुत हद तक संभावना है प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे और इससे पहले G7 की बैठक में कल वो उठा भी चुके हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 22 तारीख को यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं दिल्ली। जो यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच लगभग 99% बातें हो चुकी हैं, तो उसको कैसे लॉक किया जाए उसकी बारीकियों को तय करने के तो कुछ मतभेद अभी बने हुए हैं। तो उन मतभेदों पर हो सकता है कि इस बातचीत में बैठक में निकल कर आए और इस अगर यहाँ पे बैठक सौहार्दपूर्ण हो जाती है ट्रेड डील के लिहाज से, तो फिर जब 22 तारीख को 22 जून के यूएसटीआर जब इंडिया आएंगे तो हो सकता है कि अंतिम मुहर लगता है वो आपको देखे। इन सब के अलावा खाड़ी देशों में जो हालात हैं उस पर चर्चा हो सकती है। रूस से तेल गैस खरीदने का मुद्दा है, अमेरिका में से वहाँ से जीई के इंजन आने हैं, उसमें काफ़ी डिले हो रहा है, वो भी एक मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। H1B वीज़ा का मुद्दा है, ये मुद्दा हो सकता है। तो रणनीतिक लिहाज से और जियोपॉलिटिकल लिहाज से बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया समीकरण लाएगी? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। क्या बनेगी बात? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर भी नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 1-2 दिन में खुल जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान डील पर विस्तार से उन्होंने चर्चा करने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें एमओयू पसंद नहीं आएगा तो जंग जारी रहेगी। ईरान नहीं सुधरा तो अमेरिका फिर बमबारी शुरू करेगा। We dominated, we wiped out their military. And because we did that, and then we put up the blockade, which was totally effective. Not one ship got by, Steve. Is the text of the agreement now final, or are you still... No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. जिस तरह एसी, फ्रिज और दूसरे घरेलू उपकरणों पर स्टार रेटिंग देखकर उनकी बिजली खपत का अंदाज़ा लगाया जाता है, उसी तरह अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक्स पर भी स्टार रेटिंग देखने को मिल सकती है। इससे ये समझने में आसानी होगी कि कौन सा वाहन कितनी बिजली खर्च करता है। पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जिस तरीके से इस वक्त जब आप किसी एसी, फ्रिज या किसी भी और अप्लायंस की दुकान पर जाते हैं तो उस पर लगे हुए स्टार रेटिंग के स्टिकर से ये पता कर लेते हैं कि वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है और आपको वो खरीदना चाहिए या नहीं। ठीक यही व्यवस्था अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में भी आने वाली है। दरअसल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और तमाम जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाने पर कंसल्टेशन कर रहे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को भी स्टार रेटिंग दी जाएगी एनर्जी एफिशिएंसी
के हिसाब से। अगर कोई किसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को 1 स्टार मिला है तो यानी कि वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, अगर उसे 5 स्टार मिला है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। इसके लिए बेंचमार्किंग क्या हो, इस पर फिलहाल डिस्कशन चल रहा है। अभी तक जो बातचीत चली है कि 3.78 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर को बेंचमार्क बनाया जाएगा, उसको 1 स्टार दिया जाएगा और उसी के आधार पर जो है आगे जो है रेटिंग बढ़ती जाएगी। अगर ज़्यादा एफिशिएंट है तो रेटिंग और ज़्यादा होगी, यानी कि एक कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जब शोरूम में जाएगा तो सिर्फ स्टिकर देख के वो फैसला कर पाएगा कि उसका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो एफिशिएंट है या नहीं। इस साल जून से ये व्यवस्था शुरू करने की योजना बन रही है। हालांकि पहले 2 सालों तक ये वॉलंटरी रहेगी। इसमें हम आपको बता दें कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए लागू होगी। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के लिए पहले से ही कैफे नॉर्म्स जो है उसमें इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर और जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं दोनों ही शामिल होंगी। तो ये जो व्यवस्था होगी एनर्जी एफिशिएंसी को जज करने के लिए, ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए आने जा रही है। इधर इथेनॉल इंडस्ट्री चाहती है कि पेट्रोल में ब्लेंडिंग के बाद अब रसोई में भी इथेनॉल के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। इंडस्ट्री के मुताबिक इथेनॉल रसोई के लिए लकड़ी या कोयले से बेहतर विकल्प हो सकता है। देखिए असीम मनचंदा की रिपोर्ट। पश्चिम एशिया संकट के बीच रसोई गैस की सप्लाई में परेशानी है, साथ ही इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस बीच इथेनॉल बनाने वाली इंडस्ट्री चाहती है कि इथेनॉल का इस्तेमाल किचन फ्यूल के तौर पर भी हो। भारत में इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी सालाना 2000 करोड़ लीटर है, लेकिन इसमें पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग करने के लिए मात्र 1100 करोड़ लीटर की जरूरत पड़ती है। अतिरिक्त इथेनॉल खपाने के लिए इंडस्ट्री की मांग है कि इसे किचन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। एलपीजी की कमी के बीच इथेनॉल का इस्तेमाल दूसरे विकल्पों के मुकाबले सस्ता है। कोयला या लकड़ी के मुकाबले इसमें प्रदूषण काफी कम होता है। इथेनॉल से गैस स्टोव चल सकते हैं, पूरे अफ्रीका में चलते रहे हैं। अगर आपको एलपीजी की शॉर्टेज कभी भी होती है तो आप इसका अल्टरनेटिव बना सकते हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज के टाइम में आप इथेनॉल को अपने गैस स्टोव में यूज कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जो बड़ी किचन है, जैसे हॉस्पिटल की है, होटल्स की है, स्कूल्स कॉलेज की हैं, उन बड़ी किचन में सब में आप जो है इथेनॉल का यूज कर सकते हैं एलपीजी की जगह। कई विकासशील देशों में इथेनॉल का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है। मसलन केन्या में इथेनॉल पंप पर मिलता है और बड़ी बड़ी कम्युनिटी किचन, हॉस्पिटल, हॉस्टल में इसका इस्तेमाल रसोई के लिए किया जाता है। इंडस्ट्री भारत में भी इसका ट्रायल शुरू करना चाहती है। अगर गैस की समस्या बढ़ती है तो इसे विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच हवाई यात्रियों की शिकायतें करीब 2 गुनी हो गई है। एविएशन मिनिस्ट्री के PACR यानी पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम में कुल शिकायतों में 100% बढ़ोतरी दिखी है। वहीं सरकार का कहना है कि इस कंट्रोल रूम से लगभग 98% शिकायतों का निपटारा भी किया जा चुका है। कैसे काम करता है हवाई यात्रियों की शिकायत का निपटारा करने वाला कंट्रोल रूम, बता रहे हैं रोहन सिंह। आप किसी एयरपोर्ट पे हैं या आप किसी फ्लाइट के अंदर हैं, आपको एक शिकायत होती है, आपने इसको ट्वीट किया, एयर सेवा पोर्टल पे डाला और मिनटों के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाता है। आखिर वे कौन लोग हैं जो आपकी इन शिकायतों का रिड्रेसल करने में लगे हैं? तो हम आपको लेके आए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के इस पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम में, और यहाँ पे 24/7 चाहे वो ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी पोर्टल के माध्यम से, फोन के माध्यम से जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनका जवाब देने के लिए यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं। और ये सिर्फ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी नहीं हैं, अलग अलग एयरलाइंस के लोग भी यहाँ पे हैं, ताकि एयरलाइन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको जो है तुरंत निपटारा कर सके। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अलग अलग जो OTAs हैं उनके लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। कोशिश की जाती है कि शिकायत करने के कुछ सेकंड्स के बाद या मिनटों के बाद ही आपको जो है पहला रिस्पांस मिल जाए और बाद में उसको फॉलोअप के लिए जो है एयरलाइन से आगे बातचीत की जाती है। कुल मिला के जो दावा किया गया है, जब से ये शुरू हुआ है दिसंबर में, जब इंडिगो क्राइसिस हुआ था, तब से लेकर अब तक 73,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का दावा है कि 98% जो शिकायतें हैं उनका सफलतापूर्वक जो है समाधान किया जा चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह के डैशबोर्ड्स हैं, चाहे किसी भी तरह के जो शिकायतें आती हैं वो इस तरह की फीड आती है जिसपे कि लाइव वो जो नज़र बनी रहती है यहाँ के अधिकारियों की, और कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम जो शिकायतें हैं उनका निपटारा तुरंत ही किया जाए। एक और बात जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में खास तौर पे एक स्पाइक देखने को मिला है। आमतौर पे एक दिन में 300 के करीब शिकायतें आती हैं, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान ये जो शिकायतें थी कुछ दिनों में ये 600 तक बढ़ गई, यानी कि कभी 25% से लेकर 100% तक
शिकायतें बढ़ गई हैं। तो अब जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो अगला कदम है वो एयर सेवा को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, एआई से इंटीग्रेट करना चाहते हैं और अगले कुछ महीनों में एक नया एयर सेवा पोर्टल आपको देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। तेजी का चौका लगाते हुए बाजार में बुल्स का दबदबा आज कायम रहा। चौथे कारोबारी सत्र में सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बाजार का बाकी हाल बता रहे हैं रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरी के बीच का सैंडविच सेशन था, आज काफ़ी अच्छा रहा। क्रूड कूल ऑफ हुआ और जो रुपए है उसमें मजबूती देखने को मिली। और अगर बाजार की बात करें तो लगातार चौथे दिन तेज़ी के साथ मार्केट बंद हुआ है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है और इंट्राडे में 24,100 के पार गया है 8 मई के बाद। अगर निफ्टी बैंक को देखें तो यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली, इन्होंने भी मार्केट को सपोर्ट किया। अगर सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी का साथ दिया डिफेंस इंडेक्स ने, कैपिटल गुड, पीएसयू बैंक, एनर्जी, आईटी, मेटल, ये सारे इंडेक्स थे जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली। अगर आज के लूजिंग पैक्स की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट, रियलिटी, ऑटो, एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स, फार्मा जैसे काउंटर थे जिन्होंने आज कहीं ना कहीं बाजार का साथ नहीं दिया। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर है ट्रेंड। सिटी की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उनका मानना है कि जो जूडियो है वहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे मौके नज़र आ रहे हैं। तो सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद ट्रेंड में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। डिफेंस पैक से BEL, हिंडाल्को यहाँ पर जो 2 दिन के बाद कमबैक किया है उससे 2.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा इटर्नल, टाटा स्टील, SBI लाइफ जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। अगर आज के लूजिंग पैक की बात करें यानी जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया है तो वहाँ पर टाटा मोटर्स PV जो इन्वेस्टर मीट हुई उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सिप्ला, ONGC, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बिल्कुल भी निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया है। अगर आज फोकस में देखें तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर रहा है, काफ़ी अच्छे गेंस डिफेंस सेक्टर में देखने को मिले हैं। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया कि जो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सभी काउंटर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कोई भी काउंटर्स देख लीजिए आप, सारा ही डिफेंस पैक काफ़ी अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ये था आज के बाजार का हाल। एल नीनो की वजह से इस बार देश भर में मॉनसून में देरी हो गई है। बारिश का इंतजार और बढ़ती गर्मी निवेशकों के लिए लेकिन कमाई की हॉट थीम भी साबित हो रही है। ज़्यादा डिटेल बता रही है नूपुर। बिल्कुल एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से मॉनसून तो डिले है लेकिन गर्मी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से जितने भी एसी के स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट आइसक्रीम वाले स्टॉक्स भी वाडिला और क्वालिटी देखें तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम इन स्टॉक्स में नजर आएगा। 2026 को एल नीनो का साल कहा गया IMD की तरफ से और 16 जून तक देखें तो सामान्य से 35% कम मॉनसून अब तक आते हुए नजर आया। इनफैक्ट कई राज्यों में, कई क्षेत्र में देखें तो आपको 57% भी बिलो नजर आएगा। सेंट्रल में 57% कम मॉनसून आते हुए नजर आया। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो 41% तक जो मॉनसून है वो काफ़ी कम है और इसकी वजह से जो हीट वेव से समर्स है वो पीक होते हुए नजर आ रहा है। अब इसका बेनिफिट सीधा सीधा एसी कंपनीज को मिलता है, जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कुछ शहरों के लिए नेगेटिव भी होता है, जैसे कि डिमांड पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, रूरल डिमांड इम्पैक्ट पर हो सकती है बारिश कम होने की वजह से, तो FMCG प्लेयर्स भी फोकस में आते हैं। लेकिन आज बजिंग स्टॉक्स में आपको एसी स्टॉक्स नजर आएंगे तो यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। मॉनसून पर IMD का बयान आते हुए दिखा जहाँ पे उनका कहना है कि महाराष्ट्र, गुजरात में अभी सामान्य से कम काफ़ी मॉनसून जो है वो आते हुए नजर आया है। सितंबर में एल नीनो का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा तो ये थीम सिर्फ आज नहीं सितंबर तक कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। अब इससे ज़्यादा फायदा एसी जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो रिटेलर्स है, जो बेचते हैं, इन सब कंपनीज को मिलते हुए नजर आता है। और पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा अगर आपके लिए पुल अप करें तो 10 साल में किन कंपनियों ने कितना पॉजिटिव रिटर्न जून के महीने में दिया वो भी टेबल आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। सबसे पहले ब्लू स्टार, 10 साल में से 7 साल ऐसे थे इस कंपनी के लिए जहां पे जून के महीने में पॉजिटिव रिटर्न आते हुए दिखे। वोल्टास की बात करें तो 6 बार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए जून के महीने में। सिम्फनी भी 6 बार से ज़्यादा के 6 बार के यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आते हुए नजर आए। SRF
और नवीन फ्लोरीन की भी बात करें तो यहाँ पर भी 6 बार SRF और 5 बार नवीन फ्लोरीन, ये कूलिंग प्रोडक्ट के कंपोनेंट जो गैस रेफरेंट का काम करती है, तो ये कंपनीज भी फोकस में आती हुई नजर आती है और इनके भी पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए दिखे। वाडेलाल इंडस्ट्रीज, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स भी फोकस में। इनफैक्ट क्वालिटी का डेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई है, लेकिन इस महीने वो स्टॉक भी 32% ऊपर है। और मानसून में देरी से मुंबई में जल संकट पैदा हो गया है। शहर को पानी देने वाले जलाशयों में अब सिर्फ 10% पानी बचा है। पानी की कमी को देखते हुए बीएमसी ने सख्त कदम उठाए हैं। इस खबर की पूरी डिटेल बता रही है सांतिया गोरा। एल निनो के चलते मॉनसून एडवांसमेंट की जो स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पश्चिमी हिस्से की बात कर लेते हैं, वहां पे 8 तारीख से महाराष्ट्र का जो दक्षिणी हिस्सा है हरनाई, वहां पे मॉनसून आके रुका हुआ है और अब भी कम से कम 20 तारीख तक उसके आगे प्रोग्रेस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब कि मुंबई तक मॉनसून आते आते कम से कम 25 जून तक का वक्त लगेगा। अब ऐसे में पीने के पानी की जो समस्या है वो एक बहुत गंभीर विषय बन गया है और इसके लिए बीएमसी ने अपना वाटर रैशनिंग का सेकेंड फेज शुरू कर दिया है। पिछले ही महीने बीएमसी ने एक 10% वाटर कट की घोषणा की थी जो कि रिहायशी इलाकों के लिए था। अब एक 20% वाटर कट की घोषणा कल ही कर दी गई है और ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसमें 20% कटौती है। उसके अलावा एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप के तहत बीएमसी ने जो सारी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ चल रही हैं शहर में, सभी पे पानी की सप्लाई जो बीएमसी से जाती है उसे अभी से ही बंद कर दिया है। टेम्परेरी तौर पर इसे बंद किया गया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए जो भी नए वाटर कनेक्शन मांगे गए थे उस अप्रूवल को भी अभी सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा एक और जो कदम बीएमसी ने उठाया है, शहर के जो सारे स्विमिंग पूल्स हैं वहां पर भी टेम्परेरी तौर पर पानी की सप्लाई को फिलहाल रोक दिया गया है। बीएमसी ने जो सारे अलग अलग संस्थान हैं उनसे इस बात की गुजारिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर्स पे ध्यान दें, वहाँ से अपनी पानी की सप्लाई लें, चाहे बोरवेल हो चाहे ओपन वेल हो। ये वाले सोर्सेज जो हैं टैंकर से पानी जहाँ पे जो पहुँचाते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और लोगों से भी इस बात की गुजारिश की है कि कम से कम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से, उसको किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल करें। वाटर लेवल की एक बार बात कर लेते हैं। आज सुबह 6 बजे तक मुंबई की जो 7 झीलें हैं जहां से मुंबई में पानी आता है वहां पे पानी का लेवल महज 10% था। महाराष्ट्र के जो 3000 से ज़्यादा डैम है वहां पर ये स्थिति आज सुबह तक सिर्फ और सिर्फ 24% पर थी। तो फिलहाल जो है वो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और सभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को इस बात के इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि सभी के लिए पीने का पानी जो है उसे लेकर कंटिजेंसी प्लान किस तरीके से बनाया जाए और उसे ही प्रायोरिटी 31 अगस्त तक बनाए रखने के सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। आवाज समाचार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। दोबारा हो रही नीट की परीक्षा के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाने को कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। टेलीग्राम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई कल होगी। सरकार ने एनटीए की सिफारिश पर 22 जून तक के लिए भारत में टेलीग्राम के एक्सेस को पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि भारत में 30 जून तक टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर पूरी तरह बंद रहे। एनटीए का कहना है कि जालसाज और पेपर लीक करने वाले गिरोह पहले से पुराने पोस्ट को एडिट करके वहां फर्जी प्रश्न पत्र या लीक की खबरें डाल देते हैं, जबकि टाइम स्टैम्प पुराना ही रहता है। इससे पेपर लीक होने का झूठा भ्रम फैलता है। टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस बैन को ही चुनौती दी है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के नाम से दल बदल का अभियान अब सामने आ चुका है। शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद एक नया ग्रुप बनाकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में मर्ज होने वाले हैं। एकनाथ शिंदे अपने सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। शिवसेना सूत्रों ने दावा किया है कि यूबीटी के बागी विधायक भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। 19 जून तक ऑपरेशन टाइगर पूरा कर लिया जाएगा। शिवसेना नेताओं ने दावा किया है कि 6 सांसद वही हैं जिन्होंने मातोश्री में उद्धव की बैठक में हिस्सा भी नहीं लिया था। उद्धव गुट के नेता कल तक सांसदों की एकजुटता का दावा कर रहे थे, लेकिन अब संजय राउत भी कहने लगे हैं कि जिन्हें जाना है वो जाए, लेकिन इस्तीफा देकर जाए। ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने?
इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप का छठा दिन काफी रोमांचक रहा। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप में अपने खेल की शुरुआत ही शानदार की। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाई। मेसी अब तक 11 इंटरनेशनल हैट्रिक लगा चुके हैं। इस दमदार प्रदर्शन से अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। इस जीत से अर्जेंटीना ग्रुप जे के पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले स्थान पर आ गई है। फ्रांस ने अपने ओपनिंग मैच में सेनेगल को 3-1 से हराया और फ्रांस के कप्तान एम्बापे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और फ्रांस के इतिहास के सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे मुकाबले में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया और ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से मात दी। और अब फीफा वर्ल्ड कप के 7वें दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हैरी केन और लूका मॉड्रिच जैसे स्टार खिलाड़ियों पर फुटबॉल प्रेमियों की नजरें रहेगी। आज पुर्तगाल और DR कांगो का मैच रात 10:30 बजे होगा। दूसरा मुकाबला देर रात 1:30 बजे होगा इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच। तीसरा मुकाबला घाना और पनामा के बीच सुबह 4:30 बजे शुरू होगा और आखिरी मुकाबला उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच कल सुबह 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।